उत्तर प्रदेश के उन गिने-चुने लोगों में शामिल रहा है जिनकी पहचान अपराध और राजनीति दोनों से जुड़ी रही। उसकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जहां अपराध, पैसा और सत्ता एक दूसरे से जुड़े नजर आते हैं। अतीक अहमद का जन्म 1962 में इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज कहलाता है, में हुआ था। उसके पिता हाजी फिरोज अहमद तांगा चलाने का काम करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सीमित साधनों और कठिन हालातों में अतीक का बचपन बीता। पढ़ाई में उसकी खास रुचि नहीं थी और वो कम उम्र में ही गलत संगत में पड़ गया। कहा जाता है कि किशोर उम्र में ही अतीक ने यह समझ लिया था कि इलाके में ताकत और दबदबा रखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा सुने जाते हैं। इसी सोच ने उसे अपराध की दुनिया की ओर मोड़ दिया। 17 साल की उम्र में उसके खिलाफ पहला गंभीर आपराधिक मामला दर्ज हुआ, जिसमें हत्या का आरोप था। यहीं से उसकी आपराधिक यात्रा शुरू मानी जाती है। उस समय इलाहाबाद के अपराध जगत में चांद बाबा नाम का एक कुख्यात अपराधी काफी ताकतवर माना जाता था। अतीक ने धीरे धीरे अपना गिरोह खड़ा किया और चांद बाबा के प्रभाव को चुनौती देने लगा। कुछ ही वर्षों में दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई तेज हो गई। अंततः चांद बाबा की हत्या हो गई और इसके बाद इलाहाबाद के अपराध जगत में अतीक अहमद सबसे बड़ा नाम बनकर उभरा। इसके बाद अतीक के खिलाफ रंगदारी, जमीन कब्जा, अपहरण, हत्या और हत्या की साजिश जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज होते चले गए। पुलिस कई बार कार्रवाई करती, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और कानूनी दांवपेच के कारण वो लंबे समय तक खुलेआम घूमता रहा। अपराध से मिली ताकत को सुरक्षित करने के लिए अतीक ने राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। 1989 में उसने पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उस समय उसका मुकाबला चांद बाबा से था, लेकिन चुनाव में अतीक ने जीत दर्ज की। विधायक बनने के बाद उसका दबदबा और बढ़ गया। 1991 और 1993 में भी वो लगातार उसी सीट से निर्दलीय विधायक चुना गया। इलाके में उसका ऐसा प्रभाव हो गया कि उसके सामने चुनाव लड़ने से लोग डरने लगे। 1996 में अतीक ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और चौथी बार विधायक बना। राजनीति के दौरान उसने कई बार दल बदले। 2002 में वो अपना दल के टिकट पर फिर विधायक बना। 2004 में उसने लोकसभा चुनाव लड़ा और फूलपुर सीट से सांसद चुना गया। ये उसका राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा मुकाम था। हालांकि राजनीति में पहुंचने के बाद भी उसके खिलाफ मुकदमों की संख्या कम नहीं हुई। एक समय ऐसा आया जब अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें हत्या, अपहरण और संगठित अपराध जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। अतीक का परिवार भी हमेशा चर्चा में रहा। उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन रही, जो कई बार सार्वजनिक रूप से सामने आई। उसके कई बेटे थे, जिनमें असद अहमद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। उसका भाई अशरफ अहमद भी अपराध और राजनीति से जुड़ा रहा और कई मामलों में आरोपी बना। अतीक के पतन की असली शुरुआत मानी जाती है 25 जनवरी 2005 को हुई राजू पाल हत्याकांड से। राजू पाल उस समय बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला दिया। इस मामले में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और अन्य लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया। मामले की जांच पहले स्थानीय स्तर पर हुई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच सीबीआई को सौंपी गई। यह केस वर्षों तक चला और अतीक लंबे समय तक जेल में बंद रहा। वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद अतीक के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो गई। प्रशासन ने उसके अवैध कब्जों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया। सरकार का दावा था कि अतीक और उसके गिरोह की 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित की गई थीं। इसके बाद 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुआ। उमेश पाल राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे देश को चौंका दिया। इस मामले में अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का नाम सामने आया। पुलिस ने असद को मुख्य आरोपी घोषित किया और उसकी तलाश शुरू हुई। 13 अप्रैल 2023 को झांसी में पुलिस मुठभेड़ में असद अहमद मारा गया। यह खबर अतीक अहमद के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुई। इसी बीच मार्च 2023 में अतीक अहमद को एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वो पहले से ही जेल में बंद था और लगातार अलग अलग अदालतों में पेश किया जा रहा था। 15 अप्रैल 2023 की रात प्रयागराज के काल्विन अस्पताल के बाहर एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। पुलिस कस्टडी में मौजूद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर 3 हमलावरों ने गोली चला दी। हमलावरों ने खुद को पत्रकार बताया था। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे देश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे। अतीक अहमद का अंत उसी हिंसा में हुआ जिससे उसकी पूरी जिंदगी जुड़ी रही। गरीबी से शुरू हुई अतीक अहमद की कहानी अपराध, राजनीति और सत्ता तक पहुंची, लेकिन अंत बेहद दर्दनाक और हिंसक रहा। उसकी जिंदगी ये संदेश देती है कि अपराध के रास्ते पर चलकर हासिल की गई ताकत स्थायी नहीं होती।
अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के अंत के बाद भी प्रयागराज की गलियों में सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक ऐसा शोर था जो आज भी शांत नहीं हुआ है। अतीक की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि उसके करोड़ों के काले साम्राज्य का अब वारिस कौन होगा, और वो कौन से राज थे जो अतीक अपने साथ कब्र में ले गया। पतन की इस कहानी में सबसे रहस्यमयी नाम बनकर उभरी शाइस्ता परवीन। अतीक की पत्नी शाइस्ता, जो कभी पर्दे के पीछे रहती थी, उमेश पाल हत्याकांड के बाद अचानक उत्तर प्रदेश पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गई। अतीक के जनाजे में न आ पाना और उसके बाद महीनों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकना शाइस्ता को एक भगोड़े के रूप में चर्चा में ले आया। पुलिस का मानना है कि अतीक के बेनामी निवेश और लेजर खातों की जानकारी शाइस्ता के पास ही है। अतीक के पीछे उसका परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। उसका बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया, जबकि 2 बड़े बेटे अली और उमर पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। 2 छोटे बेटे बालगृह में रहे। एक दौर वो था जब प्रयागराज की चकिया वाली कोठी से सत्ता चलती थी, और आज आलम यह है कि अतीक की बेनामी संपत्तियों को सरकार कुर्क कर चुकी है। प्रयागराज प्रशासन ने ऑपरेशन क्लीन के तहत अतीक के साम्राज्य की कमर तोड़ दी। उन जमीनों पर जहां कभी अतीक का कब्जा हुआ करता था, आज गरीबों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये उस डर को खत्म करने की कोशिश थी जो अतीक ने दशकों में बनाया था। लेकिन अतीक की कहानी उसके मरने के साथ खत्म नहीं हुई। उसकी मौत के बाद कई ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने उसकी दहशत के कारण सालों तक चुप्पी साधी हुई थी। एक एक करके अतीक के मददगारों और उसके नेटवर्क के सफ़ेदपोश चेहरों से नकाब उतरने लगा। जांच में पता चला कि अतीक का जाल सिर्फ प्रयागराज तक ही नहीं, बल्कि लखनऊ, दिल्ली और यहां तक कि खाड़ी देशों तक फैला हुआ था। इस कहानी का एक और पहलू है अतीक के हत्यारे अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी, जिन्होंने कैमरे के सामने अतीक को खत्म किया। वे आज भी जेल में हैं। उनकी मंशा और उनके पीछे की ताकत आज भी कानूनी जांच का विषय है। क्या वे वाकई सिर्फ नाम कमाने के लिए आए थे, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। अतीक अहमद का दौर खत्म हो चुका है, लेकिन उसका इतिहास उत्तर प्रदेश के अपराध जगत में एक सबक की तरह याद किया जाएगा। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक तांगे वाले का बेटा बाहुबली सांसद बना और कैसे उसका पूरा परिवार एक एक करके बिखर गया। आज प्रयागराज की हवाएं बदली हुई हैं। बाबा का बुलडोजर और पुलिस की सख्ती ने यह संदेश साफ कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अतीक अहमद की कहानी का ये दूसरा हिस्सा हमें याद दिलाता है कि अपराध की उम्र लंबी हो सकती है, लेकिन उसका अंत हमेशा कानून के हाथों ही होता है। अतीक के साम्राज्य के अवशेष आज भी प्रयागराज में कहीं मलबे के रूप में तो कहीं अदालती फाइलों में दबे पड़े हैं। आने वाली पीढ़ियां अतीक को एक अपराधी के रूप में देखेंगी या एक चेतावनी के रूप में, ये तो वक्त ही बताएगा।